Thank you. Thank you very much, Priyanka ma'am and Archana ma'am. Am I audible to all? Yes, yes. Actually, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ because right now मैं जिस स्टेशन जिस जगह पर हूँ वहाँ थोड़ी नेटवर्क की समस्या है। तो थैंक्स कि नेटवर्क ठीक चल रहा है और आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है और मैं भी नजर आ रहा हूँ आपको। एंड वंस अगेन प्रियंका मैम और अर्चना मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये मौका दिया, और पावड़े सर, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि सावित्री भाई फूले जैसी महान हस्ती के जन्म दिवस से जो व्याख्यान माला शुरू हुई है उसमें मुझे बोलने का आपने अवसर दिया है। तो जैसे अर्चना मैम ने बताया कि जो मेरा टॉपिक और रिसर्च है वो गदर मूवमेंट से रिलेटेड है। गदर मूवमेंट हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी मूवमेंट रहा है। तो उसमें भी एक नायिका हुई है, गुलाब कौर, जिन्होंने छोटी सी आयु में अपने जीवन का बलिदान दिया देश के लिए। ये उस समय की बात है जब बहुत कम लोग आज़ादी के बारे में सोच रहे थे। तो जैसे कि सावित्री भाई फूले जी के जन्मदिन से शुरू हुई इस व्याख्यान श्रृंखला में जो आज मैं बोल रहा हूँ, मुझे जो अवसर प्राप्त हुआ है, ये बहुत ही एक कह लीजिए कि दुर्लभ अवसर है कि पंजाब से मैं महाराष्ट्र में एक कॉलेज में स्टूडेंट्स को, इतने रिसर्चर्स को, इतने टीचर्स के सामने मैं बोल रहा हूँ। तो हिंदुस्तान की सरजमी पर सावित्रीबाई फूले के नाम वाला एक ऐसा विचारशील, संघर्षशील और प्रेरणादायक जीवन व्यक्तित्व हमारे सामने आता है, जो सोई हुई मानसिकता, डर के साए में जीने वाली सोच और परंपरा की जंजीरों में जकड़े हुए समाज को एक झटका देने का प्रयास करता है। ऐसे समाज में जिसमें औरतों का होना सिर्फ और सिर्फ घर की चार दीवारी तक ही सिमटा हुआ था। दूसरी तरफ जब हम गदर पार्टी की बात करते हैं और उसमें भी क्रांतिकारी गुलाब कौर के मजबूत इरादों की, देश के लिए मर मिट जाने के जोश की, तो दोनों हस्तियों का जीवन प्रेरणा का वो दीपक बन जाता है जो अंधेरी रातों में, तेज तूफानों में अपनी लौ को बरकरार रखता है। जब गदर पार्टी ने हिंदुस्तान की आज़ादी की बात की थी, तब तक हिंदुस्तान की बहुत सी आवाम को आज़ादी का मतलब भी नहीं पता था। और जब सावित्रीबाई फूले, ज्योतिराव फूले ने औरतों की पढ़ाई की, शिक्षा की, उनके अधिकारों की बात की, तब हिंदुस्तान की समाज की मानसिकता इस नए विचार को रूढ़िवादी सोच पर एक हमला समझती थी। ऐसा समाज जो जात पात के बंधनों को अपनी ताकत मानता हो और को शिक्षा से महरूम रखकर उसको केवल घर संभालने वाली गृहिणी मानता हो, ऐसे समाज में रहने वाले लोग आजादी की बात तो सोच ही नहीं सकते थे। इस बारे में बात करने से पहले एक बार हम गदर पार्टी के इतिहास पर बात करते हैं। गदर पार्टी क्या थी, कहाँ बनी थी, वह कौन लोग थे जिन्होंने इसको बनाया था, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में इस पार्टी का क्या, कैसे और कितना बड़ा योगदान रहा। कौन लोग थे जिन्होंने कुर्बानियों की इबारत से हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संघर्ष की बुनियाद में अपने जीवन की आहुति को पत्थरों की तरह इस्तेमाल किया। 1934 में मैं एक आपको प्रसंग बताता हूँ कि अंग्रेजों ने एक डायरेक्टरी पब्लिश की थी जिसका नाम उन्होंने गदर डायरेक्टरी रखा था। 1934 में जब पब्लिश हुई थी, सीक्रेट डॉक्यूमेंट था ये। इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में जो उस समय जिंदा थे, जिन्होंने गदर पार्टी से संबंध रखा था, उनका ब्यौरा इकट्ठा किया गया था। कुल 1616 लोगों की लिस्ट में 527 सिख, 54 हिंदू और 35 मुस्लिम थे। ये इस बात का प्रमाण था कि गदर पार्टी में सभी धर्म के लोगों को साथ आकर उन्होंने संघर्ष किया। 1915 के लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में मैं आगे गदर पार्टी के इतिहास के बारे में आऊंगा, लेकिन अभी जो बीच बीच के इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो गदर पार्टी से रिलेट कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कि 1915 में जब लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चला अगेंस्ट दीज गदराइट्स, तो 24 गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को सजाए मौत दी गई थी। बाद में इनमें से 14 को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था, और गदर पार्टी के प्रधान जो सोहन सिंह भकना थे, उनको भी उम्र कैद की सजा दी गई थी।
19 साल के करतार सिंह सराभा गदर पार्टी के सबसे कम उम्र के शहीद थे। और यही करतार सिंह सराभा भगत सिंह के भी प्रेरणा स्रोत थे। भगत सिंह करतार सिंह सराभा की फोटो अपने पर्स में रखते थे। तो गदर पार्टी की अगर बात करते हैं, क्योंकि पंजाब के बाहर तो काफी रिसर्च हो चुका है गदर पार्टी के ऊपर इंटरनेशनल तौर पर भी, लेकिन आज से 25-30 साल पहले गदर पार्टी के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। जब भी गदर पार्टी की बात होती थी तो 1857 का जो रिवॉल्ट था, जिसे हम इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जहाँ 1857 की बगावत, जहाँ गदर के नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोग उसी को ही गदर मूवमेंट समझ लेते थे। तो गदर पार्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका इंटरनेशनल कनेक्शन था, इंटरनेशनल नेटवर्क था। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने इन भारतवासियों को आजादी और लोकतंत्र दोनों के जो मीनिंग थे उनसे अवगत करवाया। इस पार्टी के मेंबर्स ने हिंदुस्तान की गुलामी को विदेशों में महसूस किया और अमेरिका कनाडा में अपनी रोजी रोटी छोड़कर सिर्फ हिंदुस्तान को आजाद करवाने के लिए वहां से फिर ये देश वापस आ गए। कई गदर के सिपाही फांसी चढ़ गए, कईयों को काला पानी की सजा हुई, मगर एक भी गदर पार्टी के सिपाही ने अंग्रेजी हुकूमत से मुआफी नहीं मांगी। ऐसा उनका जज्बा था, ऐसी उनकी कुर्बानियां थी, ऐसा उनका मनोबल था जिसको तोड़ना अंग्रेजी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल ही नहीं, असंभव रहा। ये पहली ऐसी क्रांतिकारी पार्टी थी जो सिख, हिंदू, मुसलमान सभी को सिर्फ इंसान मानती थी, जात पात को नहीं मानती थी, औरतों को बराबर दर्जा देती थी। जब गदर पार्टी का संविधान लिखा गया अमेरिका में, सोहन सिंह भावना जब इसके प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने धर्म को निजी कि ये सिर्फ और सिर्फ इंसान का अपना मसला है, समाज के लिए, देश के लिए धर्म अलग चीज होगा। तो इसलिए अगर हम देखें तो उसमें 99% गदर पार्टी के जो मेंबर थे वो सिख थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान, भारत की बात की, उनकी आज़ादी की बात की। कभी भी धर्म के आधार पर हिंदुस्तान को बांटने की ये बात उन्होंने कभी की ही नहीं। इस पार्टी के गठन की कहानी देश में 20वीं शताब्दी के पहले दशक में शुरू होती है। ये 1900 की बात है, जो 1900 से लेके 1910 तक का दशक था, जब बहुत सारे पंजाब से लोग माइग्रेट हुए कनाडा और अमेरिका के लिए। उस समय बहुत सारे पंजाबी अच्छे रोजगार की तलाश में अपनी सरजमी को छोड़कर विदेशी धरतियों पर पलायन करने के लिए मजबूर हुए। पलायन करने वाले ज्यादातर लोग अंग्रेजी सरकार की फौज में सिपाही थे, क्योंकि जब 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब को नेक्स्ट किया महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद, तब उन्होंने पंजाब को एक गैरिसन स्टेट बना दिया। पंजाब में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उस समय, जब उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत की 5 बड़ी बटालियंस तैनात थी। तो पंजाब को एक गैरिसन स्टेट भी कहा जाता था, क्योंकि उस समय जो इंटरनेशनल इवेंट थे, जैसे रशिया भी बरतानिया के अगेंस्ट था, तो अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बहुत सारे जो पंजाबी नौजवान थे उनको भर्ती किया गया। और अंग्रेज उसी समय एक मार्शल कॉम का कंसेप्ट भी लेके आए कि जो पंजाबी हैं, जो गोरखास हैं, जो मराठास हैं, ये सारे ही मार्शल रेसल्स हैं, और इनको हम लड़ाई में, इनको हम फौज में भर्ती करेंगे। तो जो प्लान करने वाले लोग थे पंजाब से, वो ज्यादातर अंग्रेजी फौज में सिपाही रह चुके थे। ये सबसे पहले दक्षिण पूर्वी एशिया, जो वहाँ के देश थे, मनीला, फिलीपींस, वहां पर ये गए। उनको वहां पर सिक्योरिटी गार्ड की या कुछ और काम की जॉब्स इजीली मिल जाती थी। और फिर यहीं से ये कनाडा और अमेरिका की तरफ गए, क्योंकि जब ये पहला दशक था तो बहुत सारी कैनेडियंस और अमेरिकन कंपनीज जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी कर रही थी, हिंदुस्तान में भी कर रही थी और साउथ ईस्ट एशिया में भी, कि वहाँ उनको जो रेलवे लाइंस बिछानी है, जो लंबर फैक्ट्रीज वहाँ पे चल रही हैं, उनके लिए लेबर की आवश्यकता है। तो हार्ड वर्किंग पंजाबीज वो वहाँ के लिए प्लान करना शुरू हो गए। वहाँ अच्छा वेतन मिलता था, इसलिए जितने भी भारतीय यहाँ से गए, वहां पर उनको घर के कर्ज उतारने में बहुत आसानी रही। और 1910 तक 10,000 के करीब पंजाबी उत्तरी अमेरिका की, कनाडा और अमेरिका की धरती पर पहुंच चुके थे।
अब इतने ज्यादा लोग वहां पे गए तो धीरे धीरे उनका विरोध भी शुरू हुआ। वहाँ के गोरे वासियों ने अपने रोजगार के लिए इन एशियाई लोगों को अपना दुश्मन समझा, और वहाँ के लोगों ने एक एशियाटिक एक्सक्लूजन लीग बनाई। यहाँ से देखने वाली बात है कि यहाँ सिर्फ पंजाब से या हिंदुस्तान से लोग ही वहां नहीं जा रहे थे, बल्कि चाइना से और जापान से भी बड़ी गिनती में लोग वहां पर गए हुए थे। और एशियाटिक एक्सक्लूजन लीग का चीनी, जापानीज और भारतीयों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और जिन बंक हाउसेस में ये लोग रहते थे, वहां पर हमले शुरू हो गए। और ऐसे हालातों में जापानीज गवर्नमेंट ने तो अपने नागरिकों को बचाने के लिए स्टैंड लिया। ये जितनी भी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो सोन भकना गदर पार्टी के फॉर्म थे, या बाकी और जो गदराइट्स थे, उन्होंने अपने जो इतिहास के दस्तावेज लिखे ड्यूरिंग उनकी जेल जर्नी या जेल से बाहर आने के बाद। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने कॉर्पोरेट किए हैं अमेरिका ओरेगन स्टेट की लाइब्रेरी से, तो उस समय की न्यूज़पेपर पब्लिश होती थी, बिल्कुल सच है। इनमें मैंने एक भी व्याख्यान ऐसा नहीं देखा जिसको वहाँ की उस समय की कंटेम्प्रेरी न्यूज़पेपर कॉर्पोरेट नहीं करते। तो जब ये यहाँ पर हमले हुए तो उनको बचाने के लिए ये जो पंजाबी लोग थे, जो भारतीय थे, ये भी अंग्रेजी एम्बेसी के पास गए। क्योंकि यहाँ से माइग्रेट होते समय उनके दिलो दिमाग में ये बात बिल्कुल नहीं थी कि वो अंग्रेजी सिटीजन हैं या अंग्रेजी सब्जेक्ट हैं। वो दोनों से परे थे। उनको आज़ादी गुलामी का मतलब भी जब वो अमेरिका में पहुंचे, कनाडा में पहुंचे, तो तब उनके दिमाग में आया। अदरवाइज फौज में नौकरी कर रहे थे तो उनको जो अंग्रेजों के प्रति वफादारी का पाठ पढ़ाया जाता है, उनके दिमाग में वही बातें चल रही थी। तो जब अम्बेसी में उनको सही तरीके से उनका पक्ष नहीं सुना गया, अंग्रेजी सरकार को भी मेमोरेंडम भेजे गए, तो अंग्रेजी सरकार ने भी कुछ अच्छा स्टैंड नहीं लिया, तो धीरे धीरे उनका मन वहां से उछाट होना शुरू हो गया। तो मजबूरन इनको अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ी। इन हालातों में सबसे पहले जो नाम आता है वो सोहन सिंह का ही आता है। और सोहन सिंह अमृतसर के गांव भकना के रहने वाले थे। ये गांव आज जो वाघा बॉर्डर है, अटारी जो पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर बनता है, बिल्कुल पास में पड़ता है। और वो 1909 में अमेरिका गए थे। उन्होंने ओरेगन स्टेट में, जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा स्टेट है, अपने हमवतनों के साथ मिलकर इन हमलों का डट कर सामना किया। उन्होंने अपनी वहाँ एसोसिएशन भी बनाई। और ये सारी बातें अमेरिका की ओरेगन स्टेट की जो स्टेट लाइब्रेरी है, उस समय वहाँ पे अखबारों में दर्ज मिलता है। यहाँ तक कि इन भारतीयों ने जो हिंदुस्तान में आके संघर्ष किया, जो सजाएं पाई, उनको भी ये अखबार उस समय रिपोर्ट करते रहे हैं। तो धीरे धीरे जब ये लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां पर जो गोरे थे इनके ऊपर हमले किए। जो नस्लवाद था, तब जाके उनको समझ आई, क्योंकि वो लोग वहां इनको एक तरीके से व्यंग करते थे कि आप लोग गुलाम हो, आप हिंदू सलेब हो। तो चाहे वो टर्बन बांधते थे, लेकिन उनको वो हिंदू सलेब ही बोलते थे। तो इनको ये शब्द बहुत बुरा लगता था कि इनको हिंदू सलेब क्यों कहा जाता है। तो तब इनको समझ आई कि हमारे साथ जो यहाँ पे ये सेकंड दर्जे का बर्ताव हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। जब तक हमारा अपना देश नहीं बनेगा, हम आज़ाद नहीं होंगे, तब तक हमें मान सम्मान नहीं मिलेगा। गदर लहर की बहुत सारे जो गदराइट्स थे, उन्होंने कविताएं लिखी। तो उन्होंने उस कविताओं में, जब ये गदर न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ ना, मैं आगे आज बात करूंगा, तो उन कविताओं में अपना दर्द उन्होंने बयान किया कि देश पैण तक के बाहर मिले ढोई ना, साडा परदेसियां दा देश कोई ना। मतलब कि हमें अपने घर में धक्के पड़ रहे हैं और बाहर हमारा कोई मान सम्मान नहीं है, और हम परदेसी लोग हैं, हमारा कोई देश ही नहीं है। ना हिंदुस्तान हमारा है, ना कनाडा हमारा है, ना अमेरिका हमारा है, क्योंकि हम गुलाम हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि छोटी छोटी सभाएं बनने शुरू हो गई। ऐसा नहीं था कि केवल लोग रोजगार की तलाश में ही कनाडा या अमेरिका गए थे। कई क्रांतिकारी जो भारत में अंग्रेजों का विरोध करते थे, उनकी गिरफ्त से बचने के लिए बाहर गए थे, वो भी वहां पर अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखे हुए थे। जिनमें सबसे पहले बड़ा नाम आता है लाला हरदयाल का, जिनसे हम सभी
जानते ही होंगे उनका नाम हम, क्योंकि वो ब्रिलियंट स्कॉलर थे। उनको उस समय 1905 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी मिली थी। वहां वो पढ़ने गए थे, बाद में उन्होंने उस स्कॉलरशिप को छोड़ दिया। और वे भी बड़ी न्यूज बनी थी उस समय के, एक भारतीय ने स्कॉलरशिप छोड़ दी जो कि उस समय अंग्रेज गवर्नमेंट दे रही है पढ़ने के लिए। उसके बाद वो अमेरिका चले गए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने भारतीय संस्कृति को पढ़ाया। तो वो एक बड़ा नाम थे। ऐसे जीडी कुमार, गुरुदत्त कुमार का नाम, ऐसे बहुत सारे और क्रांतिकारी थे जिनके बारे में मैं बात करूंगा तो बहुत लंबी चली जाएगी। हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं। तो ये क्रांतिकारी भी अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए थे। पढ़ने के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर गए थे, जिनमें करतार सिंह सराभा, जो कि सुभाष चंद्र बोस के जूनियर रहे हैं एवन शाह कॉलेज उड़ीसा में। 2 साल वो जूनियर थे सुभाष चंद्र बोस के। वो भी उस समय पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड में गए थे, और वो केमिस्ट्री की, साइंस की स्टडी के लिए वहां पर गए थे। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि गदर पार्टी जब बनी तो गदर पार्टी ने जो अपना लड़ने का स्ट्रक्चर तैयार किया था, जो उनका अपना एक स्ट्रैटेजी थी, उसके अकॉर्डिंगली वो 1970 तक हिंदुस्तान में एक बगावत शुरू करना चाहते थे। हथियारबंद बगावत के लिए उन्होंने करतार सिंह सराभा को उस समय जो फाइटर जेट थे, फाइटर प्लेन, अमेरिका में एक एकेडमी थी, उसकी ट्रेनिंग भी इन्होंने ली थी। तो अगर हम कहेंगे करतार सिंह सराभा पहले हमारे हिंदुस्तान के फाइटर पायलट रहे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी वहां पर, तो वो भी गदर पार्टी के ही सिपाही थे। और ये ऑन रिकॉर्ड है। ये अगर आप आर्काइव चेक करो स्टैनफोर्ड का, तो वहां आपको डॉक्यूमेंट, दस्तावेज मिलते हैं। तो एक दौर अब ऐसा भी आया कि जो छोटी छोटी अखबारों के जरिए गुरुद्वारों में इनका अंग्रेजी सरकार के खिलाफ प्रचार शुरू हुआ। तो एक दौर ऐसा भी आया जब कनाडा में वैंकूवर गुरुद्वारे में ब्रिटिश आर्मी में काम कर चुके जो सिपाही थे, उन्होंने अपने मेडल, अपने प्रमाण पत्र जला दिए शरेआम। ये विरोध था इस बात के लिए कि अंग्रेजी सरकार जिसकी हमने इतनी खिदमत की है, हमने खिदमत दी है उनको, वो हमारी बात नहीं सुन रही। तो ये सारी बातें जब अपना लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चला है 1915 में, जिसमें सारे कुछ एविडेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एकत्र किए थे, वो एज ए प्रूफ इन गदरी के खिलाफ लगाए गए हैं। तो लाला हरदयाल भी अमेरिका में उस समय पढ़ा रहे थे, अखबारों में लिखते भी थे। तो 1913 आते आते बहुत सारे ऐसे ग्रुप बन गए जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। तो इन सबको इकट्ठा करने का जो काम किया वो किया सोहन सिंह भकना ने। तो उन्होंने ही लाला हरदयाल को एस्टोरिया में बुलाया और अखबार शुरू करने का उन्होंने काम सौंपा उनको। तो हम देखते हैं कि इस समय हरनाम सिंह जो होशियारपुर के रहने वाले थे, लेटर ऑन जब एक बम्ब एक्सप्लोजन का वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनका एक हाथ उड़ गया था, तो इसलिए उनको हरनाम सिंह टुंडीलाट कहा जाने लग पड़ा, क्योंकि पंजाबी में जिनका एक हाथ नहीं होता तो उनको टुंडा कहते हैं। तो इसलिए उनका नाम टुंडीलाट पड़ गया। सारे उनको सम्मान से ये बोलते थे। और पंडित कांशीराम थे जो रोपड़ डिस्ट्रिक्ट है, अनंतपुर साहब के पास पड़ता है, तो वो वहाँ के रहने वाले थे। वो एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे वहां पर, और उन्होंने गदर पार्टी को बहुत बड़ा फंड दिया, तकरीबन $10,000, जो उन्होंने अपनी पूरी जमीन की कमाई थी वो गदर पार्टी की फाउंडेशन के लिए लगा दी। ये पंडित कांशीराम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और जब वो बाहर से हिंदुस्तान आए तो यहाँ पर उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे गुमनाम शहीद गदर पार्टी से जुड़े हुए हैं जिनके बारे में आगे बात करूंगा। तो ऐसे ही उन्होंने लाला हरदयाल ने, सोहन सिंह ने, हरनाम सिंह ने, पंडित कांशीराम ने और बहुत सारे और जो भारतीय थे, उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की, और इस पार्टी का नाम रखा उन्होंने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट, क्योंकि जो सैन फ्रांसिस्को है वो पैसिफिक कोस्ट के पास पड़ता है। तो यहीं पर उन्होंने फैसला किया कि हम एक न्यूज़पेपर निकालेंगे, गदर। क्योंकि जो उस समय हिंदुस्तानी अवाम था वो ना केवल कनाडा में, अमेरिका में, बल्कि अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, दुनिया भर में फैला हुआ था। और उनको जोड़ने का, जो कनेक्ट करने का काम था, वो एक अखबार ही उसमें कर सकता था, जो उन्होंने अपना प्लान बनाना है, संदेश पहुंचाने हैं। तो ये बहुत ही ये एक रेवोल्यूशनरी और एक डायनामिक स्टेप था सोहन सिंह भकना की ओर से, जो उन्होंने लाला हरदयाल के जरिए इम्प्लीमेंट करवाया।
तो नवंबर 1913, 1 नवंबर को गदर का पहला अंक पब्लिश होता है, और ये गुजराती भाषा में भी पब्लिश किया गया। ये आज भी वो अवेलेबल है अंक। उर्दू में था, उसके बाद पंजाबी में इसको पब्लिश किया गया। और जो फ्रंट पेज था, जो पहला पन्ना था, जो 8 पन्नों का अखबार था, उसमें अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा, ब्लैंक शीट जो थी अपना, वो अंग्रेजी साम्राज्य को उन्होंने पेश की, जिसमें बताया कि अंग्रेज कितना जुल्म करते हैं, हम गुलाम क्यों हैं, हमारी कमाई का जो सारा सोर्स है, जो टैक्स है, ये बाहर ले जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी जो उनमें बात तब पब्लिश हुई अखबार में, जो ना पहले कभी हुई ना उसके बाद पब्लिश हुई। एक इश्तेहार था कि हमको जरूरत है किसकी, निडर देशभक्तों की। हम तनख्वाह क्या देंगे, बहुत। उनको पेंशन भी मिलेगी इसकी, आजादी के रूप में। और काम करने की जगह कौन सी है, वो है हिंदुस्तान। तो ये ऐसा अखबार था जो सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूटरी फंड के जरिए चलाया जाता था। ये एक ऐसा अखबार था जो शरेआम खुलेआम तौर पर अंग्रेजी साम्राज्य को चैलेंज कर रहा था, बगावत कर रहा था। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ हिंदुस्तान की आजादी में। पहले भी हमने क्रांतिकारी मूवमेंट देखे हैं, 1905 में भी देखा है, 1857 से शुरू हुआ है। ये एक ऐसा संग्राम उन्होंने शुरू कहा कि हम लोग एक ऐसी बगावत शुरू कर रहे हैं अमेरिका में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, जो हिंदुस्तान में जाके लड़ाई करेगी और अंग्रेजों का तख्ता पलट के वहां एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी। उन्होंने अपना संविधान भी बनाया, सारा कुछ बनाया। ऐसा नहीं था कि वो हवा में काम कर रहे थे। उन्होंने अपना पूरा ऐलान लोगों के सामने रखा कि हम क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को चलाएंगे। तो जैसे मैंने बात की कि जो अखबार में एक इश्तिहार था, ये एक ऐसा इश्तिहार था जो आज तक कभी भी इतिहास में नहीं दिया गया था। और ये एक चेतावनी भी थी अंग्रेजी हुकूमत को कि भारतवासी अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। हिंदुस्तान में उस समय जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी, वो गदर पार्टी के सिपाहियों के अनुकूल नहीं, क्योंकि 1913 में गदर पार्टी जब ये अखबार पब्लिश करती है, तो हम देखते हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। और उस विश्व युद्ध में बहुत सारे भारतीय राजनीतिक पार्टीज, क्योंकि उसमें मेन स्ट्रीम पार्टी कांग्रेस थी। 1906 में मुस्लिम लीग भी बन गई थी, लेकिन बहुत बड़ा जो अ, जन आधार था वो कांग्रेस का था। और उस समय महात्मा गांधी भी अफ्रीका से आए थे 1900, जब 11-12 में वो आते हैं, तो तब वो अभी इतने बड़े लीडर नहीं थे कि उनकी एक मास अपील हिंदुस्तान में बन गई हो। तो लेकिन वो भी उस समय अंग्रेजों की सपोर्ट कर रहे थे। बहुत सारे और भी नेता थे जो अंग्रेजों को सैनिक तौर पर और माइक तौर पर सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ये एक विरोधाभास था कि गदर पार्टी की ये सिपाही, जिन्होंने अमेरिका और कनाडा में आजादी का मीनिंग समझा, एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर समझा वहां का, वो एक नई चिंगारी लेके हिंदुस्तान आ रहे थे। और इस चिंगारी से हिंदुस्तान की अंग्रेजी हुकूमत बहुत डरती थी। ये उनके लिए असहनीय था कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतवासी खड़े हो सकते हैं। हिंदुस्तान में गदर पार्टी के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा एक विरोधाभास था कि जिस समय ये क्रांतिकारी अंग्रेजी सरकार को पलटने बाहर से आ रहे थे, हिंदुस्तान के अपने लोग अंग्रेजों के मददगार थे। पंजाब में भी सिखों की सुप्रीम अथॉरिटी थी, अकाल तख्त, उन्होंने गदरियों के खिलाफ हुक्मनामा जारी कर दिया कि ये सिख ही नहीं है और कोई भी सिख इनको पनाह ना दे। माइकल ओडवायर, जिसको हम जानते हैं कि 1919 में जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड, जो नरसंहार उसने किया, उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। और उस समय उसने इंग्रेस ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर, क्योंकि जो उस समय वाइसराय था, को उसने जोर दे के ऐसी पावरें अपने पास ली होर्डिंग से कि वही अपील होगा, वही दलील होगा। जैसा हम देखते हैं कि जब बाद में जो गदरियों को अरेस्ट किया गया, तो इनको नॉर्मल कोर्ट में ट्रायल नहीं चलाया गया, इनके ट्रायल चलाया गया एक स्पेशल ट्रिब्यूनल में। बंद कमरा में इनका ट्रायल चला और वहीं से इनको सजाएं दी गई। वहीं से इनको जेलों में डालकर, अपना डिब्बों में बंद कर कर बंगाल भेजा गया, पंजाब से बाहर की जेलों में भेजा गया, काला पानी में भेजा गया। ज्यादातर गदरियों को इन्होंने काला पानी की सजाए मौत दी।
और बहुत सारे गदरी वहां पे शहीद हो गए, कईयों ने भूख हड़ताल रखी। और बाबा मोहन सिंह भकना जो प्रेसिडेंट थे वो भी वहां पर रहे हैं। तो इनके बारे में आगे बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि उस समय बिल्कुल ही इनके अनुकूल हालात नहीं थे। तो लेकिन इन हालातों में भी गदर पार्टी ने अपना काम जारी रखा। जब हम देखते हैं कि सोहन सिंह भकना जब हिंदुस्तान में आते हैं 1914 में, तो वो भी अरेस्ट हो जाते हैं नवंबर में। तो जब पार्टी का प्रेसिडेंट ही कलकत्ता जब जो उतरते हैं वहां से अरेस्ट हो गया, और बहुत सारे लोग अरेस्ट हो गए। बहुत सारे को उन्होंने गांव में नजरबंद कर दिया, जुहू बंद कर दिया कि वो गांव से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मतलब कि माइकल ओडवायर ने इतनी सख्ती की। यहाँ पर जो नंबरदार थे, जेलदार थे, और जो बड़े बड़े उस समय के पॉलिटिकल जो लोग थे पंजाब के, वो भी अंग्रेजों के हक में थे। इसलिए इन हालातों में इन गदरियों ने अपना जोर जो था, जो अपना फोकस, वो फौज की तरफ किया। जैसे मैंने पहले बात की कि यहाँ 5 बटालियन थी, बड़ी वाली छावनियां थी, कैंटोनमेंट थे पंजाब में, फिरोजपुर, लाहौर, रावलपिंडी। तो करतार सिंह सराभा और रास बिहारी बोस को उस समय उन्होंने बंगाल से और तालमेल किया। रास बिहारी बोस भी यहाँ आगे, उन्होंने गदर पार्टी का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। तो लाहौर में हेडक्वार्टर बनाया, तो इन्होंने शामलियों में संपर्क किया, और ये प्लानिंग कर ली थी इन्होंने कि हमने जो विद्रोह करना है। आप हैरान हो जाएंगे करतार सिंह सराभा की हाजिरी को देखकर, कि वो शरेआम खुलेआम छावनियों में जाता था, प्रचार करता था, अपने भाई से ये कहता था कि यार तुम लोग गुलाम क्यों हो, तुम इनकी चाटुकारिता क्यों कर रहे हो, तुमने मरना ही है, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार चल रही थी। तो अपने देश के लिए मरो, क्यों इनके लिए बाहर जाके मर रहे हो। तो ऐसा हम देखते हैं इतिहास में कि 23rd कैवेलरी जो फिरोजपुर में तैनात थी, उनको अरेस्ट किया गया। लाहौर में जब ये खबर पहुंच गई अंग्रेजी हुकूमत के पास कि 19 फरवरी 1915 का दिन तय हो गया है बगावत के लिए, तो उन्होंने एक दिन पहले पूरी छावनी के सिपाहियों को उनसे हथियार ले लिए। तो इस तरीके से उनको जब डिसआर्म कर दिया, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक था इन गदरियों के लिए। तो बहुत सारे लोग पकड़े गए लाहौर में 1915 में जब छापा पड़ा। तो फिर तार सिंह सराभा, हरनाम सिंह टोंडीलाट और एक जगत सिंह थे उनके साथ। पंजाब में गांव है सुर सिंह वाला, वहां से तो वो अफगानिस्तान की तरफ गए। लेकिन फिर वो वहां से वापस आए, बिकॉज करतार सिंह सराभा एक पोइट भी थे। वो बहुत, अगर आप उनकी कविताएं जो गदर अखबार में तो पब्लिश होती रही हैं आप देखोगे, तो उनकी एक कविता है कि अपना सेवा देश दिए जिंदड़िए, सेवा देश दी जिंदड़िए बड़ी औखी गल करनिया ढेर सुकलियां ने, जिन्ना देश सेवा विच पैर पाया उन्ना लख मुसीबतां झल्लियां ने। कि देश की सेवा करनी बहुत मुश्किल है, बातें करनी बहुत आसान है। जिन्होंने देश सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाया, उन्होंने बहुत सारी लाखों मुसीबतें अपने सर के ऊपर उठाई हैं। और जब ये अफगानिस्तान पहुंचते हैं, तो तब करतार सिंह सराभा अपनी ही कविता को याद करता है कि बनी सिर शेर दे की जाना भज के, मतलब कि अब शेरों के सर पे बन आई है, तो पीठ दिखा के हम क्यों भागें। तो वहां से वापस आते हैं, अपने एक नोन से मिलते हैं कि हमें हथियार चाहिए, और वो अपना मुखबरी करके उनको पकड़ा देता है। तो बाद में साहबा का केस चलता है, जिसमें हमने पहले बात की थी कि 1915 का लाहौर सप्लीमेंट्री केस, जिसमें 24 कैदियों को सजाए मौत दी गई। तो सराबा सबसे कम उम्र के 19 साल की उम्र में उनको फांसी दे दी गई थी। ये 16 नवंबर 1915 की बात है। इन हालातों में हम देखते हैं कि चाहे गदर पार्टी का पूरा नेटवर्क अंग्रेजों ने इस समय तबाह कर दिया, बगावत को दबा दिया, लेकिन उसके बाद वो किसी न किसी रूप पर आगे जो आज़ादी का संग्राम, जब जेलों से बाहर आए, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। किसी ने भी अंग्रेजी सरकार से मुआफी नहीं मांगी। इस समय जब हम सावित्रीबाई फूले की बात कर रहे हैं, तो गदर पार्टी की एक नायिका थी गुलाब कौर। अगर मैं उनका जिक्र ना करूं तो ये गदर पार्टी का इतिहास अधूरा रह जाएगा। तो गुलाब कौर कौन थी? गुलाब कौर आज का पंजाब का जो संगरूर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक गांव है बख्शीवाला, वहाँ उनका जन्म हुआ था। और उनकी शादी हो गई थी वहाँ के थोड़े गांव के दूर कमान सिंह नाम के व्यक्ति से। और ये अपने पति के साथ मनीला आ जाती है। उसी दौर की बात कर रहे हैं जब बहुत सारे पंजाबी देश छोड़कर रोजगार की भाल में बाहर जा रहे थे।
तो मनीला में जब हम देखते हैं कि गदर पार्टी अपना प्रचार कर रही है, तो यहाँ पर गदर पार्टी के जो लोकल प्रेसिडेंट थे उनका नाम था बरकतुल्ला। तो बरकतुल्ला की स्पीच से वो प्रभावित हुई, फिर गदर पार्टी की न्यूज सुने, खबरें अपना वाकब हुई, अखबार पढ़ा, तो उनको लगा कि मैं आगे नहीं जाऊंगी। तो अपने पति से भी सलाह मशवरा किया, तो पति भी पहले देश सेवा के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब मनीला से ये जहाज में चढ़ते हैं, जब गदरियों का एक टोला वहां से हिंदुस्तान के लिए आ रहा होता है, तो उसका हस्बैंड, उनके पति मना कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे। तो गुलाब कौर कहती है कि नहीं, ये मेरा फैसला है, मैं तो जाऊंगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि जब गुलाब कौर आते हैं यहाँ पर के, जब जो फैसला था कि मैं भारत की आज़ादी का हिस्सा बनूंगी, तो ये बहुत बड़ा फैसला था। गुलाब कौर ने अपना मन नहीं बदला, ये क्रांतिकारी फैसला था। और उसके बाद वो सिंगापुर में गुरुद्वारों में गदर का प्रचार करती रही। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये बताती है कि ऐसी ही एक मीटिंग में उन्होंने अपनी चूड़ियां उतारकर इकट्ठे फेंक दी और कहा कि जो देश के लिए कुर्बान नहीं हो सकता, अपनी जान नहीं दे सकता, वो ये चूड़ियां पहन ले। और ये एक वीरांगना की दहाड़ थी। और ये बात देखने वाली है कि मैं जब गदर पार्टी के ऊपर सर्च किया, अपना सुखवंत सिंह भकना के ऊपर सर्च किया, तो उन्हें पता था कि हम मरने जा रहे हैं। ऐसा नहीं था कि उन्हें पता नहीं था कि उनको कोई रेड कार्पेट वेलकम मिलेगा, जब लोग कहेंगे कि आप लोग आगे, हम आपके साथ हैं। तो उन्हें पता था, लेकिन फिर भी इन हालातों में उन्होंने अपना निश्चय नहीं बदला। क्योंकि गदर पार्टी का जो ओरिजिनल प्लान था वो 1917 में हिंदुस्तान में एक बगावत करना था। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होगी, तो उनको लगा कि एक सुनहरी मौका है और इस मौके को हमने हाथ से नहीं जाने देना। बहुत सारे भारतीय सिपाही और अंग्रेजी सिपाही खास करके वो भारत से बाहर जा चुके हैं। तो इन हालातों में उन्होंने जो जो स्टैंड लिया जो भारत आने का, ये बहुत ही बहादुरी का, बहुत ही मतलब कि कहने वाला है कि एक निडर और एक दलेरी वाला फैसला था। तो जब हम देखते हैं कि गुलाब कौर ने ये फैसला सुनाया, मैं आ रही हूँ, तो उसका जो पति मान सिंह था वो पीछे हट गया। और जब जहाज में वो चढ़ी, तो एक दूसरे एक गदर पार्टी के और एक सिपाही थे, उनका नाम था जीवन सिंह। उनकी पत्नी के रूप में वो जहाज में आई। और ऐसी एक उदाहरण हमें जो क्रांतिकारी इतिहास है भारत का, तब मिलती है जब भगत सिंह सैंडर्स के कत्ल के बाद लाहौर से फरार होते हैं। जब दुर्गा भाभी उनकी पत्नी बनकर उनके साथ रेलवे स्टेशन में आती हैं और वो कैलकाटा के लिए निकलते हैं। और एक क्रांतिकारी जिस माइंडसेट की मैं बात करता हूँ, जो जिस वो दौर में विचर रहे थे कि हम देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर जाएंगे, उनके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी छोटी थी। ये इस मिट्टी के ये क्रांतिकारी बने हुए थे। अब गुलाब कौर ने वापस भारत आकर अमृतसर और लाहौर में पार्टी का काम संभाला। जैसे मैंने पहले बात की कि अमृतसर और लाहौर पार्टी के दो मुख्य केंद्र थे। अंडरग्राउंड नेटवर्क में पार्टी के लिए किराए का मकान का प्रबंध करना, पार्टी के संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना, ऐसे काम गुलाब कौर ने अपने जिम्मे लिए। और गुलाब कौर अमृतसर में एक डेरा था, वहां पे बैठकर पार्टी के लिए सिलाई भी करती रही। जो गदर के झंडे थे वो गुलाब कौर ने अपने हाथों से सिले थे, मशीन से। और गुलाब कौर ने करतार सिंह सराभा और रास बिहारी बोस के साथ काम किया। हम देखते हैं कि वो कभी बर्तन बेचने के बहाने, तो कभी कपड़ा बेचने के बहाने पार्टी के संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती रही। कभी गुलाब कौर ने अपना नाम किरपो रख लिया, कभी बसंत कौर और कभी गुलाब देवी। और ये एक अलग ही तरह की दलेरी की कहानी। और जब हम देखते हैं कि उस समय पंजाब के बड़े बड़े लोग भी अंग्रेजों के सामने सर नहीं उठाते थे, वो बेखौफ घूम रही थी। और ये मतलब कि कैसी स्पिरिट थी उनके मन में, ये आप समझ सकते हो। ऐसे ही प्रचार में पार्टी का काम करते हुए होशियारपुर में गुलाब कौर को 1 मार्च 1915 को गिरफ्तार कर लिया गया। वो गांव का एक जेल था उनकी मुखबिरी पर उनको पुलिस ने पकड़ा।
तो उनके बाद उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, जेल में रखा गया उनको उनको जेल की सजा हुई। और जब वो जेल से बाहर आती हैं तब तक गदर पार्टी के बहुत सारे जो सिपाही थे वो तो जहाँ तो शहीद हो चुके थे, फांसी उनको मिल चुकी थी जहाँ वो जेलों में बंद थे। तो इन हालातों में भी उन्होंने अपना जो गदरी और थे उनके साथ संपर्क किया, और ऐसे वो होशियारपुर में दोबारा गए। और गदर पार्टी के एक सिपाही थे अमर सिंह, वहाँ उनके पास रही हो। तो गांव के उसी जैलदार ने फिर कहा कि अगर जब तक तुम अमर सिंह के साथ शादी के कागजात नहीं दिखाती हो, तुम गांव में नहीं रह सकती। तो अमर सिंह ने शादी के कागजात तैयार करवा दिए, और देखिए कि एक क्रांतिकारी की और कुर्बानी, उन्होंने अमर सिंह ने अपना पूरा घर ही गुलाब कौर के नाम लिखवा दिया, और उस घर में गुलाब कौर अकेली रहती थी, और वो उस घर को छोड़कर अपनी दूसरी जगह पर रहने लग गए थे। तो ये गदर पार्टी के जो गदरी क्रांति थे, जिनमें जुनून था, जज्बा था कुर्बानी का, वो जब भी मैं सुनता हूँ उनके बारे में पढ़ता हूँ उनके बारे में, तो श्रद्धा के साथ सर झुक जाता है। ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जो आम इंसान नहीं समझ सकता। तो उसके बाद गुलाब कौर को कैंसर हो जाता है, वो उस बीमारी से ग्रस्त हो जाती हैं। तो कैंसर आज भी बहुत जानलेवा बीमारी है, उस समय तो इसका इलाज भी बहुत मुश्किल था, इलाज नहीं हो पाया उनका। तो 28 जुलाई 1925 को वो इस दुनिया से चली गई। और गुलाब कौर आज पंजाब में एक जाना माना नाम है। उस समय का जो दौर था वो एक दौर था जब अंग्रेजों ने गदर पार्टी के इतिहास को दबा लिया, उनकी यादगारें नहीं बनने दी। लेकिन गुलाब कौर का अगर आप देखते हो तो जो अभी जो पीछे किसान आंदोलन चला है, टिकरी बॉर्डर पर एक गांव बताया गया था, उस गांव का, उस नगर का नाम गुलाब कौर के नाम पर रखा गया था। तो ये क्रांतिकारी श्रद्धांजलि थी गुलाब कौर को, जो उस किसान आंदोलन में उनको दी गई। तो जब मैं देखता हूँ कि गदर पार्टी और सावित्री बाई फूले दोनों का टाइम स्पैन अलग अलग है, लेकिन दोनों ही अपने समय में वो काम कर रहे हैं जो रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ है, जो समाज की परंपरागत धारणाओं के खिलाफ है, और समाज उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सावित्री बाई फूले जब अध्यापन का काम करती थी, तो जो रूढ़िवादी लोग थे, जो उस समय का समाज था, उनको बहुत ही तिरस्कार किया, उनका अपमान किया, उनके कपड़ों पर कीचड़ तक फेंका गया, लेकिन वो अपने स्टैंड पर अडिग रही। उन परिवार ने भी अपने घर से बाहर निकाल दिया, अपने पति के साथ, अनपढ़ थी, पति ने पढ़ाया, और उनका कितना बड़ा सेक्रीफाइस था कि उन्होंने अपने पति का भी साथ दिया। तो इन हालातों में जब हम देखते हैं कि ऐसे लोग जिनकी हम आज बात कर रहे हैं, वो समाज के लिए एक ऐसा स्टार होते हैं, एक टॉर्च बेयर होते हैं, ऐसा दीपक होते हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनकी स्पिरिट को सलाम करने को मन करता है। और इन्हीं चीजों की हमारे आज के समाज को आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो देश है वो सभी की कुर्बानियों से आजाद हुआ है, उसमें सभी का खून मिला हुआ है, एक किसी एक का देश कभी हो ही नहीं सकता। पर भारत में इतनी विभिन्नता है, सभी विभिन्नताओं को स्वीकार करते हुए ये देश आगे बढ़ रहा है, और आगे इसको ऐसे ही बढ़ना बढ़ना पड़ेगा। ये सावित्रीबाई फूले, गदर पार्टी और बहुत सारे क्रांतिकारियों का इतिहास हमें यही बताता है कि समाज में बदलाव हमेशा आता है, परंपराएं हमेशा टूटती हैं, और उनको तोड़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, ये आसान नहीं होता है। तो मैंने इन शब्दों में थोड़ा सा ब्रीफली गदर पार्टी का इतिहास आपके सामने रखा है। जब गदर पार्टी की कुर्बानियों की बात करते हैं, तो जब हम देखते हैं कि जो सजाएं इनको मिली, जैसे सोहन सिंह भकना की हमने बात की है कि 1915 में वो अरेस्ट हुए थे, और 6 साल 1921 तक वो काले पानी में रहे। उसके बाद वो साउथ इंडिया में कोयम्बटूर जेल में रहे। 1930 में वो लाहौर जेल से रिहा हुए, और उसके बाद फिर वो कभी मुल्तान जेल में 1 साल के लिए, 2 साल के लिए अरेस्ट होते रहे। 1942 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली, तब अंग्रेजों ने फिर उनको अरेस्ट कर लिया। पर ये जो गदर पार्टी के नेता थे, बाद में किसानी संघर्ष में जुड़ गए, कम्युनिस्ट पार्टी में ये एक्टिव मेंबर रहे। और जब 1943 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस सम्मेलन हुआ,
तो तब सोन सिंह भकना के गांव में हुआ। सोन सिंह भकना एक बार ऑल इंडिया किसान सभा के प्रेसिडेंट भी रहे जब साउथ इंडिया में उनका सम्मेलन हुआ। तो गदर पार्टी का जो इतिहास है, अगर मैं ब्रीफली आपको समराइज करूं, तो वो जो 2-3 साल थे जब गदर पार्टी बनी, गदर पार्टी के लोग हिंदुस्तान में आए, तो ये एक क्रांति का इतिहास है जिसमें उनको पता था कि हमने मौत को प्राप्त करना है। उन्होंने शहादतें दी, आज़ादी का बुनियादी पत्थर बने। और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 के बाद, तो उन्होंने अपनी यादगार भी खुद बनाई। वो यादगार आज देश भगत यादगार हाल जालंधर में बनी हुई है। हर साल नवंबर के महीने में 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 3 दिन का एक मेला लगता है गदरी बाबों के नाम पर। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं देश और दुनिया के। वहाँ पर सभ्याचारक नाटक ड्रामे होते हैं, किताबों की प्रदर्शनियां लगती हैं, और जो भी प्रोग्रेसिव थॉट है उसको वहाँ पर बोला जाता है, डिस्कस किया जाता है। और जब भी कभी आप लोगों का यहाँ पे आना हो, तो मैं आपको कहूँगा कि उस दौर में, उस समय में आइए। पावड़े सर मेरा संपर्क कर सकते हैं, ताकि आप ये जो गदरी बाबियां दा मेला, उसी आप लोग इसको देख पाओ। तो इतिहास तो बहुत बड़ा है। अगर मैं बोलने पे आ जाऊं तो गदर पार्टी का और बाकी और बहुत सारे जो क्रांतिकारी हैं उनका नाम, क्योंकि मैंने जो प्रोजेक्ट खत्म किया है अपना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ओर से, 400 के ज्यादा जो अननोन पंजाब के फ्रीडम फाइटर थे, और ज्यादातर जो गदर पार्टी से संबंधित, उनके ऊपर काम किया है। तो आज मैं थोड़ा ड्राइव कर रहा था, जब मैं निकल रहा था जालंधर से चंडीगढ़ में जितने भी गांव पड़ते हैं, हर गांव का कोई ना कोई गदर पार्टी से संबंधित है। क्योंकि उस दौर में मोस्टली जो लोग पलायन किए यहाँ से, वो दुआबा एरिया पंजाब का है, वहीं से गए थे। तो पंजाब के 12,000 से ज्यादा गांव हैं। तो हर गांव में कोई ना कोई कहानी आपको मिल जाएगी ऐसी, जिनकी हम बात करते हैं। और मैं इन्हीं बातों से, इन शब्दों के साथ मैं आपसे इस लेक्चर को खत्म करने की बेनती करता हूँ। एंड ओवर टू पावड़े सर एंड टीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में हमें जो गदर पार्टियों के लोगों ने जो संघर्ष किया है उसकी जानकारी बहुत ही खूबसूरत तरीके से घटनाक्रम के रूप में बताई। और गुलाब कौर जी के बारे में बहुत ही उम्दी और अच्छी जानकारी दी, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। सर, इस थिरकती शाम में शामिल होके उसमें और नए रंग भरने के लिए, इन लम्हों को यादगार बनाने के लिए और इस कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगाने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और अपना बहुमूल्य वक्त आपने हमको दिया, इसलिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इस व्याख्यान माला का जो आभार प्रदर्शन करने के लिए मैं डॉक्टर के डी जादव सर से निवेदन करती हूँ कि वो आभार व्यक्त करें। हाँ, यस यस। आवाज आ रही? आ रही सर, आ रही। Yes, yes. Okay. It has been such an honor to be part of this event. So today, in memory of Jijabai Sahib and Savitribai, Shikshan Maharishi Dhyandev Mohekar Mahavidyalaya Kalam, Department of History, in collaboration with Innerville Kalam, has organized this lecture series. Today's speaker, Dr. Kanarveer Singh sir from Punjab, is a military talented, and definitely we are very happy to hear such event from him. And he has thrown light on the activities of Gadar party, where गदर नाम जो है, हमने सिर्फ मीन्स ज़्यादा उनके बारे में पढ़ा नहीं था, लेकिन फिल्मों द्वारा हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती थी, लेकिन ये लेक्चर सुनने के बाद रियली आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस इन शॉर्ट. Very happy to hear the history of the Gadar party, where the sir has thrown a light on the activities of Gadar party and the party's focus. Actually उन्होंने जो बताया है पार्टी का फोकस जो था, actually that was on equality and justice. This was very important
line he has given to us. So from on the behalf of all the organization and the president of the Innerville, Pratibha Bhaur ma'am, secretary of the Innerville, Dr. Priyanka Admoti ma'am, project chairman, Dr. Varsha Jadhav ma'am, the head of the history department, Dr. Paude sir. I like to thank to the Dr. Kanarvari Singh sir and the all participants. I'm very thankful to all participants, the listeners and the supporters for this event. Thank you.